हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 26 मई एंड 26 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आपको हमारे लेक्चर्स की डेली पीडीएफ मिल जाया करेगी। अभी प्रीलिम्स पास में है तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है, फॉर एग्जांपल कल मैंने कमिटीज पोस्ट करी थी, इंपॉर्टेंट कमिटीज जो न्यूज में है। आज भी कुछ कमिटीज रही हुई है वो मैं पोस्ट करने वाली हूँ। नेशनल पार्क के एक पीडीएफ पोस्ट की हुई है। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट और सर्टेन टॉपिक्स रहते हैं ना प्रीलिम्स को लेकर, उनकी पीडीएफ मैं इसी चैनल पे पोस्ट करती हूँ। तो आप चाहो तो इसके साथ जुड़ सकते हो। दूसरी चीज ये कि आपकी कोई भी क्वेरी हो, फीडबैक हो, ठीक है, कोई डाउट हो, तो आप मुझे यहाँ पे मेल आईडी और ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो, जो भी डाउट हो यूपीएससी से रिलेटेड। ओके, आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। सो मेक थिंग्स हैपन। देखो, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तब तो बढ़िया है, ठीक है। अगर आपने सब कुछ चीजें किस्मत पे छोड़ रखी है, भगवान पे छोड़ रखी है, तो अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। सो यू हैव टू वर्क टू मेक थिंग्स हैपन, ठीक है। खुद से कुछ नहीं होता, यू हैव टू वर्क फॉर इट। सो make things happen. Do not wait for anybody else to come and rescue you. Do not wait for anybody else to come and make your things happen. Okay, you have to make your things happen. ऑलराइट, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। सो वी विल बी सीइंग इन GS1 हमारे पास सोसाइटी में एक टॉपिक है, रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज प्रोफेशन। तो सेक्स वर्क या प्रोस्टिट्यूशन को एक प्रोफेशन के तौर पे हमारी जुडिशरी ने रिकॉग्नाइज किया है। पूरा मामला क्या है देखेंगे। GS2 को में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में टेक्सास स्कूल शूटिंग के बारे में। तो देखो, यूएस में एक बड़ा ही ऐसा ट्रेंड है, ठीक है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा ट्रेंड है, जिसमें जो लोग हैं उनको पूरी फ्रीडम है कि वो आर्म्स कैरी कर सकते हैं, वेपन्स कैरी कर सकते हैं, और इन आर्म्स और वेपन्स को कैरी करके यहाँ पे एक ये लाइन ऑफ इंसिडेंसेस या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इंसिडेंसेस देखे जाते हैं, जहाँ पे ये लोग आर्म्स कैरी करके किसी को भी बेमतलब मारने लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट फिर से अमेरिका में हुआ है, जिसको टेक्सास स्कूल शूटिंग कहा जा रहा है, जिसमें 18 इयर्स के एक बच्चे ने, 18 इयर्स का एक बच्चा ही हुआ, ठीक है, 18 इयर्स के एक बच्चे ने स्कूल में जाकर 4th क्लास के बच्चों को, लगभग 19 स्टूडेंट्स को मार गिराया, ठीक है, फॉर नो रीजन, कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की क्यों स्कूल शूटिंग्स, क्यों मास शूटिंग्स होती है, क्या इसके पीछे पूरा मामला है, इसको देखेंगे। हेल्थ में देखेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। गवर्नेंस में हम बात करेंगे यासिन मलिक एंड यूएपीए की। तो यासिन मलिक हु हैज बीन टर्म्ड एज अ पर्सन हु हैज बीन फंडिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया, इनको यहाँ पे सजा दी गई है लाइफ इम्प्रीजनमेंट की, और इसका रिलेशन यूएपीए के साथ कैसा क्या है इसको समझेंगे। GS3 में एनवायरमेंट में देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, अच्छा, मुझसे कल कुछ स्टूडेंट्स ने 1-2 डाउट्स पूछे थे, मेल्स भी आए मेरे पास, कि जो हम GS4 का एथिक्स का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं इन द लास्ट वीक ऑफ जून, उसकी फीस क्या रहेगी। तो देखो, आई विल टेल यू कि यहाँ पे हम जो भी नॉमिनल फीस होती है, जो भी मिनिमम फीस होगी, वो मैं रखूंगी। मार्केट रेट्स को कंपेयर करते हुए जो भी नॉमिनल फीस होगी वो रखी जाएगी। दूसरी चीज, दूसरा मेल आया था कि क्या 2024 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो 2024 वाले ईयर में अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए क्या ये हेल्पफुल होगा। तो यस, 2023 और 2024 इन दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए ये यूजफुल होने वाला है, क्योंकि देखो, एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, एथिक्स ऐसा एक पेपर है जो आपको रैंक दिलाता है, ठीक है। एक हो गया एथिक्स, एक होता है ऐसे, और एक होता है ऑप्शनल। यही होते हैं जो आपको रैंक दिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि जीएस में आप देखोगे GS 1 to 3 में लगभग हर किसी के मार्क्स एवरेज होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जीएस के मार्क्स में। लेकिन एथिक्स ऐसे और ऑप्शनल ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और एथिक्स स्पेशली यही एक सब्जेक्ट है, यही एक पेपर होता है जो आपको रैंक दिलाता है, ठीक है। तो यही एक सब्जेक्ट है जो आपको लिस्ट से बाहर भी डाल सकता है और लिस्ट में घुसा के टॉप 10 में भी ला सकता है, ठीक है। तो एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आई सजेस्ट कि 2023 वाले हों या 2024 वाले हों, सभी को एथिक्स की प्रिपरेशन अभी से करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्रिएटिविटी दिखाने का स्कोप मिलता है, और यहाँ पे अगर आप अच्छे से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लो तो काफी अच्छा आपका स्कोर मिल सकता है आपको, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप दोनों ही, जो 2023 और 2024 वाले एस्पिरेंट्स हैं, दोनों ही इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और अगर नहीं एनरोल कर रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, तो भी इट इज गुड, लेकिन एथिक्स पढ़ो, ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ के नहीं जाना है। ओके, सो पहला आर्टिकल आज का, यासिन मलिक गेट्स लाइफ इम्प्रीजनमेंट फॉर टेरर फंडिंग।
तो देखो यासिन मलिक जो है ये एक सेपरेटिस्ट लीडर माने जाते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज फैलाने के लिए, और इनके ऊपर कई सारे आरोप हैं टेररिज्म से रिलेटेड भी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ऊपर कई सारे आरोप ऐसे भी हैं कि इन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, और अब तो एक चीज में ये प्रूव भी हो गए, कन्विक्ट भी हो गए कि इन्होंने टेरर फंडिंग करी है, ठीक है, यानी कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंडिंग दी है, उनको हेल्प करी है, उनके बेस को स्ट्रॉन्ग करने में इन्होंने मदद करी है। अब यासिन मलिक जो है ये इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, और ये जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं दैट हैव बीन he has been convicted under this act named as UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इनको चार्ज किया गया है। ऑलराइट, तो ये जो स्पेशल कोर्ट है इन्होंने इस कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर यासिन मलिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है, और यहाँ पे बोला है कि अच्छा एक चीज और हुई कि यहाँ पे इनको जैसे ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली ना, वैसे ही पाकिस्तान वाले बहुत ही बोलते ना कि बावरे होके घूमने लग गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि अच्छा खासा सेपरेटिज्म चल रहा था जम्मू कश्मीर में बिकॉज ऑफ यासिन मलिक। अब हम इनको क्या दिखाते हैं, एज अ मार्टियर दिखाएंगे, हम इनको हमारा हीरो दिखाएंगे, और इसलिए पाकिस्तान की मीडिया जो है बहुत रो रही है कि यासिन मलिक को सजा कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम चल रहा है। पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बोल रहे हैं कि यासिन मलिक को सजा नहीं होनी चाहिए थी एंड ऑल, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में हम नहीं घुसेंगे, हमको ये समझ में आना चाहिए कि यूएपीए क्या है और इनको सजा किस बारे में मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सजा इनको दिलवाई है वो दिलवाई है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जो कोर्ट है उसने यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट ने इनको सजा दी है ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और यूएपीए का जो सेक्शन 17 है उसके अंतर्गत इनको ये सजा मिली है। तो यूएपीए के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, ठीक है। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, 1967 का ये एक्ट है, और इसको कई बार अमेंड किया गया है। अभी रिसेंटली इसको 2019 में भी अमेंड किया गया था इस एक्ट को। तो ये जो लॉ है ये क्या काम करता है, तो ये एम करता है दैट एनी अनलॉफुल एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इन इंडिया और एनी अनलॉफुल एसोसिएशंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया दे मस्ट बी इफेक्टिवली प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे इनका इफेक्टिव प्रिवेंशन करने का काम करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू मेक पावर्स अवेलेबल फॉर डीलिंग विद एक्टिविटीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो अगर कोई भी पर्सन इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को हार्म करने की कोशिश करता है, जैसे कि यासिन मलिक ने करी या इनको कन्विक्ट किया गया है कि इन्होंने इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को हार्म करने की कोशिश की है, तो ऐसे में यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, जुडिशरी के पास ये पावर्स दी गई हैं कि वो इस तरह के एक्टिविटी से डील करें और इसको पीनलाइज करें। The act makes it a crime to support any secessionist movement or to support claims by a foreign power to what India claims as its territory। तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन secessionist tendencies को प्रमोट करता है, किसी भी तरह से इंडिया को तोड़ने की कोशिश करता है, इंडिया की जो टेरिटरी है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, इंटीग्रिटी को हार्म करने की कोशिश करता है, तो उस क्राइम को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत पीनलाइज किया जाता है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी कश्मीर फाइल्स, उसमें जो आपको दिखाया हुआ है ना लीडर जिससे हीरो बाद में मिलने भी जाता है, वो लीडर इन्हीं को पोर्ट्रे किया गया था, ठीक है। यासिन मलिक को ही वहां पे पोर्ट्रे किया गया था एज दैट टेररिस्ट लीडर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट की जो टेंडेंसीज है ये सबको रोकने के लिए यूएपीए एक्ट लाया गया है। The act assigns absolute power to the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एब्सोल्यूट पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल बोल सकती है यूजिंग एन ऑफिशियल गजेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको समझ आना चाहिए। नाउ अगर कोई भी क्राइम के लिए यहाँ पे पेनल्टी होती है या किसी भी क्राइम के लिए आपको पीनलाइज किया जाता है अंडर यूएपीए, तो कितनी पेनल्टी मिल सकती है, तो एक तो डेथ पेनल्टी हो सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये दोनों हाईएस्ट पनिशमेंट हैं अंडर यूएपीए, ठीक है। और इसमें सिर्फ इंडियन ही नहीं, किसी फॉरेन नेशनल को भी चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। ये सभी ऑफेंडर्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल रहेगा, चाहे फिर वो इंडिया में हो या किसी फॉरेन लैंड में हो। यूएपीए के अंतर्गत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसको 180 डेज का मैक्सिमम टाइम मिलता है कि वो चार्जशीट फाइल करे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। ओके, आगे बात करते हैं। 2019 में कुछ अमेंडमेंट किए गए यूएपीए एक्ट में। पहला अमेंडमेंट ये हुआ कि यहाँ पे जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इसके डायरेक्टर जनरल से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको किसी की भी प्रॉपर्टी को अटैच करना है, सीजर करना है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे यासिन मलिक का केस है, तो यासिन मलिक की जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो सीज कर सकता है कौन? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और इनके डायरेक्टर जनरल के अप्रूवल से ये हो सकता है।
दूसरी चीज यहाँ पे एक्ट ने एम्पावर किया है कि जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर वाले, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इस तरह के केसेस को जिसमें टेररिज्म इन्वॉल्व है। ठीक है, पहले ये पावर जो स्टेट पुलिस के डीएसपी रैंक हुआ करती थी उसके ऊपर वाले ऑफिशियल्स को मिलता था। तो यहाँ पे एक इशू ये भी आ गया स्टेट का, फेडरलिज्म का, कि यहाँ पे जो पावर पहले स्टेट पुलिस के पास थी अब वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि एक सेंट्रल बॉडी है उसके पास चली गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोविजन ये भी इंक्लूड किए गए हैं कि पहले जो है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, अब एक इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएपीए के बारे में आपको काफी अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है कि सेक्स वर्क को यहाँ पे हम प्रोफेशन मानेंगे। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर इन्होंने दिया है अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या है, किस तरह की स्पेशल पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 142, ये आप मुझे बताओगे इन द कॉमेंट सेक्शन। तो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, आर्टिकल 142 किस बारे में बात करता है। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल 142 के अंतर्गत स्पेशल पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर देते हुए, कि जितने भी सेक्स वर्क है, ठीक है, जो भी सेक्स वर्क है उसको हम एक एज अ प्रोफेशन मानेंगे, एज अ प्रोफेशन इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, तो जो भी सेक्स वर्कर्स हैं उनको डिग्निटी मिले, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिले, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कोशिश की है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है सेक्स वर्कर्स का, वो यहाँ पे रुक सके और इनको भी डिग्निटी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 21 जो है वो सभी को लाइफ विथ डिग्निटी देता है, लाइफ विथ डिग्निटी इंश्योर करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ऑक्यूपेशन अ पर्सन इज अंडर। ठीक है, तो सेक्स वर्कर्स के पास भी आर्टिकल 21 तो है ही, तो इसीलिए इनके पास भी राइट है कि ये डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जिए। ठीक है, तो सेक्स वर्कर्स को भी यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि जो भी क्रिमिनल लॉज लगते हैं सेक्स वर्कर्स के लिए वो दो ग्राउंड्स पे लगते हैं। एक तो एज का ग्राउंड, कि अगर कोई 18 ईयर्स से कम एज में इस सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है तो उसको यहाँ पे रेस्क्यू रिहैबिलिटेट करना है, वो यहाँ पे विक्टिम माना जाएगा। और दूसरा यहाँ पे है, दूसरा क्राइटेरिया है यहाँ पे कंसेंट का, कि मान लो जो भी हमारे देश में लॉज लगते हैं रिगार्डिंग द सेक्स वर्क, उसमें ये माना जाता है कि जो भी पर्सन सेक्स वर्कर है वो विक्टिम तब होगा जब या तो 18 ईयर्स से कम की एज हो, या फिर वो अपने कंसेंट से इस इंडस्ट्री में ना हो। ठीक है, अपने कंसेंट से सेक्स वर्क में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, तो अगर कंसेंट नहीं है या फिर एज कम है तो आप इसको क्रिमिनल एक्ट में, क्रिमिनल लॉ में इन्वॉल्व कर सकते हो, क्रिमिनल लॉ में काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर एज ज्यादा है, अडल्ट है, और साथ में उसकी कंसेंट भी इन्वॉल्व है, ठीक है, सेक्स वर्क में उसका कंसेंट भी इन्वॉल्व है, तो उसको आप विक्टिम नहीं मानोगे। ठीक है, और उसको आप किसी भी तरह से पीनलाइज नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वॉलंटरी सेक्स वर्क जो है वो इलीगल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ, जो ब्रॉदल्स होते हैं, ब्रॉदल्स चलाना इलीगल है, लेकिन सेक्स वर्क अपने आप में, वॉलंटरी सेक्स वर्क इज नॉट इलीगल, ये चीज कही है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे कही गई है कि जो ब्रॉदल्स होते हैं उसमें जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके बच्चे भी रहते हैं, तो किसी भी बच्चे को अपनी माँ से अलग करना जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हर ऑक्यूपेशन इज नॉट करेक्ट। इसीलिए यहाँ पे बेसिक प्रोटेक्शन दिया गया है ह्यूमन डिसेंसी को, डिग्निटी को, कि सेक्स वर्कर्स को अपने बच्चों से अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो कि ब्रॉदल में कोई बच्चा मिलता है तो सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि वो बच्चा है, वहां मिला है, तो ऐसा नहीं मान सकते कि उसकी ट्रैफिकिंग हुई है। हो सकता है कि वहां के सेक्स वर्कर्स का ही वो बच्चा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लेम अगर कोई सेक्स वर्कर करता है कि ये हमारा ही बच्चा है, तो उसको यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद उस बच्चे को उसकी माँ से मिलाना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको सेपरेट कर दो अपनी माँ से ही। ठीक है, सेक्स वर्कर्स हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट शुड बी प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी इंक्लूडिंग इमीडिएट मेडिकल लीगल केयर। तो अब इनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट किसी भी तरह का क्राइम होता है, इनफैक्ट अगर सेक्सुअल क्राइम भी होता है, ठीक है, रेप जैसी कोई अगर क्राइम होता है उनके अगेंस्ट, तो उनको सेम ही ट्रीट किया जाएगा जैसे आप नॉर्मल जनता को ट्रीट करते हो। ठीक है, उनको इमीडिएट तौर पे जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं दूसरे लोगों को, वैसी सेम फैसिलिटीज इनको मिलेगी। इमीडिएट मेडिकल लीगल केयर इनको मिलनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे ज्यादा जो कॉशन रखने का कहा गया है, अटमोस्ट केयर रखने का कहा गया है, वो ये कि मीडिया भी ये चीज का ध्यान रखे कि किसी भी सेक्स वर्कर की जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो किसी भी मीडियम के थ्रू। ठीक है, ना फोटोज के थ्रू, ना वीडियोज के थ्रू, ना रेस्क्यू ऑपरेशंस के टाइम पे, ना अरेस्ट के दौरान, इन किसी भी टाइम पे यहाँ पे सेक्स वर्कर्स की आइडेंटिफिकेशन जो है, आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं होनी चाहिए। नाउ करंट लीगल प्रोविजंस क्या हैं आज के टाइम पे, तो देखो यहाँ पे एक एक्ट है, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट 1956।
इसका नाम बदल के अब इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट रख दिया गया है। काफी अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। तो ये जो एक्ट है ये हमारे देश में जो सेक्स वर्क है इसको गवर्न करता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको पीनलाइज करने का कहा गया है डायरेक्टली अंडर दिस इमोरल ट्रैफिक एक्ट। सबसे पहला तो है कि कीपिंग अ ब्रॉदल, तो कोई ब्रॉदल मेंटेन करना। दूसरा, सॉलिसिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, तो पब्लिक प्लेस में अगर आप इस तरह की किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो दैट इज ऑल्सो पीनलाइजिंग हियर। थर्ड यहाँ पे होगा लिविंग ऑफ द अर्निंग्स ऑफ सेक्स वर्क। और चौथा यहाँ पे लिविंग विथ और हैबिचुअली बीइंग इन कंपनी ऑफ अ सेक्स वर्कर। तो ये चारों चीजों को पीनलाइज किया गया है अंडर दिस इमोरल ट्रैफिक एक्ट। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि ये सारी चीजें तो पीनलाइज्ड हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इलीगल हैं हमारे देश में, लेकिन जो सेक्स वर्क है वॉलंटरी सेक्स वर्क दैट इज नॉट इलीगल, ठीक है। तो इसलिए जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे हम रिकॉग्निशन देते हैं एज अ प्रोफेशन। और एक चीज यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का रिकॉग्निशन देती है इसका मतलब ये कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट अब मिल पाएगा, ठीक है। जो आधार कार्ड वगैरह है वो भी जनरेट किए जाएंगे फॉर द सेक्स वर्कर्स और इनको जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका फायदा भी मिल पाएगा। अब ये भी बेनिफिशियरी होंगे अंडर द गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा केरला एम्पावर्स लोकल बॉडीज टू कल वाइल्ड बोर्स। तो देखो यहाँ पे केरला गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक यहाँ पे कमेटी बनाई है, सारी लोकल बॉडीज को एम्पावर किया है कि जो वाइल्ड बोर है, वाइल्ड बोर एक तरह का एनिमल होता है, ठीक है। वाइल्ड बोर को आप मार सकते हो क्योंकि वाइल्ड बोर जो है एग्रीकल्चर के लिए, हमारे जो स्टेट है केरला का जो स्टेट है उसमें एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए बड़ा ही थ्रेट बन गया है वाइल्ड बोर, ठीक है। तो वाइल्ड बोर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है केरला में और केरला गवर्नमेंट ने लोकल जो यहाँ पे बॉडीज हैं उनको ये एम्पावरमेंट दिया है, ये पावर दी है कि आप यहाँ पे वाइल्ड बोर्स अगर आपको दिखते हैं तो आप इनको मार सकते हो, कल कर सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर और ह्यूमन लाइफ के लिए बड़े खतरनाक हो गए हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है यहाँ के, उन्होंने बोला है कि जो लोकल बॉडीज के चेयरपर्सन है उनको वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाया गया है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे सजेशन दिया था, ठीक है, कि यहाँ पे वाइल्ड बोर्स जो है उनको एज अ वर्मिन ट्रीट किया जाए। अब ये देखो ये वर्मिन टर्म क्या है, अब देखो आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारे देश में 1972 का एक्ट है, ये एम ये करता है कि जितने भी हमारे देश में पॉपुलेशन है एनिमल्स की और प्लांट्स की, इनका कंजर्वेशन वगैरह प्रॉपर्ली हो, ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट्स का कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन को लेकर ये जो एक्ट है वो है, ठीक है। अब इस एक्ट में 6 शेड्यूल है। इन 6 शेड्यूल्स में जो 5 शेड्यूल हैं वो तो इस बारे में बात करते हैं, सॉरी 4 शेड्यूल्स जो हैं वो तो इस बारे में बात करते हैं कि हम किस तरह से एनिमल स्पीशीज और प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, सेव करें। एक इसमें से शेड्यूल ऐसा है जो बोलता है कि कुछ एनिमल्स हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। अगर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये पावर है कि वो इनको मार गिरा सकते हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल जो है, ये कौन सा शेड्यूल है, ये 5th शेड्यूल है, ओके, 5th शेड्यूल है ये। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल्स देखते हैं पहले। तो शेड्यूल 1 का देखो, शेड्यूल 1 में सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज आती हैं, इनको सबसे ज्यादा रिगरस प्रोटेक्शन दिया जाता है और अगर कोई इनकी हंटिंग करता है तो हार्शेस्ट पनिशमेंट जो है वो इसके अंतर्गत मिलती है। जो भी एनिमल्स या स्पीशीज शेड्यूल 1 में आते हैं अगर उनकी हंटिंग कोई करेगा तो हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब जो स्पीशीज शेड्यूल 1 में आते हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है कि इसकी आप हंटिंग नहीं कर सकते और ये तब तक हंटिंग नहीं कर सकते तब जब तक ये किसी ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट ना हो जाए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन इनको दिया गया है, इनका ट्रेड भी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एनिमल्स आते हैं इसमें, ब्लैक बक हो गया, टाइगर हो गया, डॉल्फिन हो गई, चीता हो गया, ये सब जो है, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, ये सब जो है शेड्यूल 1 में आते हैं। शेड्यूल 2 में यहाँ पे सेम हाई प्रोटेक्शन दिया जाता है, ट्रेड इसका भी प्रोहिबिटेड है, इसको भी आप हंटिंग इसकी भी नहीं कर सकते। इसमें एग्जांपल्स क्या है, मकाक है, ठीक है, बंगाल हनुमान लंगूर है, इंडियन किविट है, फ्लाइंग स्क्विरल है, कश्मीरी फॉक्स है, तो बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स इसमें भी आते हैं। शेड्यूल 3 एंड 4 में अगेन यहाँ पे जो लिस्ट है, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन शेड्यूल 1 और 2 जितना नहीं, ठीक है। ये जो है एनिमल्स एंडेंजर्ड नहीं है लेकिन फिर भी इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर इनकी हंटिंग कोई करता है बेमतलब तो उसको पीनलाइज जरूर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं हाइना, हिमालयन रेड, पॉर्क्यूपाइन, फ्लाइंग फॉक्स, ये सब। शेड्यूल 5 यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिफाइन करता है वर्मिन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे एनिमल्स हैं जिसको आप हंट कर सकते हो अगर वो ह्यूमन लाइफ के लिए या एग्रीकल्चर के लिए थ्रेट बनते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल माइस हो गए, रैट्स हो गए, कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, ये सब जो है इनको आप हंट कर सकते हो। और ऐसे ही केरला गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि हम वाइल्ड बोर को यहाँ पे हंट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा थ्रेट बन गए हैं एग्रीकल्चर के लिए।
शेड्यूल 6 में यहाँ पे प्लांट्स की वैरायटीज के बारे में बताया गया है कि कौन से प्लांट्स आपको उगाने नहीं है, ठीक है, तो आप इनको कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो जैसे पिक्चर प्लांट हो गया, ब्लू वेंडा, रेड वेंडा, कुछ तो ये सब जो है इन प्लांट्स को आप उगा ही नहीं सकते इंडिया में। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज भी बनाई गई हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो एक तो अथॉरिटी बनाई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टर है वो सभी सबऑर्डिनेट्स को गाइड करेंगे कि किस तरह से काम करना है प्रिजर्वेशन के लिए। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, और ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा ये इसका जो स्टेट का डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ का विंग, जो वाइल्ड लाइफ विंग है उसको हेड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा प्रोटेक्टेड एरियाज के ऊपर वो इस चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का ही रहेगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंट करेंगे, और वाइल्ड लाइफ वार्डन्स हर डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना है ना। आगे बात करते हैं। We have to act, says Biden after Texas school shooting। तो देखो कुल मिला के मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि यहाँ पे यूएस में कोई कंट्रोल नहीं है आर्म्स के ऊपर, ठीक है। कोई भी पर्सन आर्म्स खरीद सकता है, वेपन्स खरीद सकता है, और उसको यहाँ पे बेमतलब गलत तरीकों से यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे जो यूथ है वो आर्म्स खरीदता है, वेपन्स खरीदता है, एक गन स्टोर में जाता है, 2 गन्स खरीदता है और जाता है किसी भी स्कूल में डायरेक्टली ओपन फायरिंग कर देता है, ठीक है। फायरिंग ओपन कर देता है, किसी मार्केट में जाता है, कोई भी दिखता है उसके ऊपर शूट करना शुरू कर देता है। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, जो भी रीजन है, स्टिल दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि बाकी लोगों की तो बेमतलब जान जा रही है ना। तो यहाँ पे इसको लेकर कई सारे काफी लंबे टाइम से इस पूरे जो एक्ट है, इस जो पूरा राइट यहाँ पे दिया गया ना यूएस गवर्नमेंट ने, यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों को राइट देता है, सिटीजन्स को राइट देता है कि वो आर्म्स कैरी कर सकते हैं। तो इस राइट के अगेंस्ट काफी कोशिशें हुई कि इस राइट को बंद कर दिया जाए, इस राइट को खत्म कर दिया जाए कि कोई भी यहाँ पे आर्म्स कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंट मास शूटिंग यहाँ पे यूएस में होती है। तो अब फिर से एक मास शूटिंग हुई है टेक्सास में। टेक्सास में एक 18 साल का लड़का, ठीक है, उसने गन स्टोर से 2 गन्स खरीदी, एक स्कूल में चला गया और छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ 4th क्लास के बच्चों को, 19 बच्चों को उसने मार दिया, ठीक है। इसमें कुछ टीचर्स को भी मार दिया, कुछ एम्प्लॉइज को भी मार दिया, ठीक है। तो इन बच्चों की बेमतलब जान चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइडन, जो कि रिसेंटली मतलब अभी ही एशिया से पहुंचे थे यूएस में, उनको बड़ा ही बुरा लगा, बड़े ही इमोशनल हो गए और इन्होंने ये बोला कि हम कब तक ये सहेंगे, हम क्यों ये बंद नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पे क्यों गन लॉबी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अभी गन लॉबी वाला क्या सीन है, तो देखो गन लॉबी का सीन ये है कि यहाँ पे जो यूएस है, यहाँ पे काफी लंबे समय से कोशिश हो रही है कि इस राइट को बंद किया जाए, इस राइट को खत्म किया जाए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी गन लॉबी है, ठीक है। गन मैन्युफैक्चरर्स जो है यहाँ के बड़े पैसे वाले हैं, बड़े पावरफुल हैं, ठीक है, हर तरह से, इकोनॉमिकली देख लो, पॉलिटिकली देख लो, और इनका इन्फ्लुएंस जो है सीनेट पे, कांग्रेस पे बहुत ज्यादा है। तो ये गन लॉबी जो है ये इस राइट को बंद होने नहीं दे रही, क्योंकि जैसे ही ये राइट खत्म होता है यहाँ पे गन लॉबी वाले कोई काम के नहीं रहेंगे, ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। तो ये गन लॉबी जो है ये इस एक्ट को, इस बिल को पास नहीं होने देती कि ये राइट जो है सिटीजन्स का कि आर्म्स कैरी करते हैं, ये इस राइट को खत्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइडन ने बोला है कि अब मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा कि किस तरह से मैं ये गन वायलेंस खत्म कर सकूं और किस तरह से ये जो गन लॉबी इतना प्रेशर बना के बैठी हुई है इसको मैं खत्म कर सकूं। तो थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी से ये राइट मिला यहाँ के सिटीजन्स को। तो देखो 1791 में एक बिल ऑफ राइट्स आई, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स में पहले 10 अमेंडमेंट्स थे, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या 10 अमेंडमेंट्स होने चाहिए। इन 10 अमेंडमेंट में जो सेकंड अमेंडमेंट था वो यहाँ पे बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल लिबर्टीज की। और यहाँ पे सेकंड अमेंडमेंट हर सिटीजन को ये राइट देता है कि दे कैन वियर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। तो जो सेकंड अमेंडमेंट है उसने बोला कि जो भी सिटीजन है यूएस का वो यहाँ पे आर्म्स और एम्यूनिशंस कैरी कर सकता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे प्रोविजन बनाया गया था, जो राइट दिया गया था, ये फ्रीडम के तौर पे दिया गया था, सेंस ऑफ फ्रीडम के तौर पे दिया गया था कि हर सिटीजन के पास एक अपने डिफेंस के लिए कोई टूल हो, ठीक है। इसलिए नहीं दिया गया था कि कोई भी उठे जाए किसी स्कूल में और 19 बच्चों को मार के आ जाए, ठीक है। तो ये सेकंड अमेंडमेंट राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। इसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है और इसमें सेम बात की गई है कि यहाँ पे ये जो टेक्सास शूटिंग हुई, यहाँ पे 19 जो बच्चे हैं उनकी जान चली गई, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे। 2018 में भी सेम हुआ था, 2018 में भी इसी तरह की एक मास किलिंग हुई थी जहाँ पे 17 लोगों की जान चली गई थी। वैसे ही 2012 में भी एक बार ऐसे ही हुआ था जहाँ पे 20 बच्चे जो फर्स्ट ग्रेड में थे, सिर्फ फर्स्ट क्लास के 20 बच्चों की जान चली गई थी इस चीज में, ठीक है। अभी 10 दिन पहले ही
एक यहाँ पे न्यूयॉर्क में एक एरिया है बफेलो करके, वहां पे भी 10 ब्लैक पीपल वर किल्ड बिकॉज ऑफ दिस मास शूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 10 दिन पहले ही ऐसा हुआ था और 10 दिन बाद अब देखो फिर से टेक्सास में शूटिंग हुई। तो यहाँ पे जो जो बाइडेन है बड़े ही गुस्सा हुए, बड़े ही इमोशनल होकर उन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम गन लॉबी के अगेंस्ट क्यों खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूरी कोशिश करने की ये पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से ये गन लॉबी से निपटा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको समझना होगा सेकंड अमेंडमेंट के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि सेकंड अमेंडमेंट यहाँ के सभी सिटीजन्स को राइट देता है टू बियर आर्म्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कई सारे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कोशिश करी है इस सेकंड अमेंडमेंट को नलीफाई करने की और ये राइट वापस लेने की। ठीक है, जो सिटीजन है उनसे, लेकिन यहाँ पे यूएस का जो कांग्रेस है वो साथ में खड़ा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि गन लॉबी, मैंने आपको बताया ये गन लॉबी जो है काफी डीप पॉकेटेड है, काफी पैसे वाले, काफी वेल्दी लोग हैं, वेल नेटवर्क्ड है। और इस गन लॉबी का नाम क्या है? नेशनल राइफल एसोसिएशन। ये नेशनल राइफल एसोसिएशन बेसिकली गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे ये जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है ये एक गन लॉबी है जो यहाँ पे पास नहीं होने देता किसी भी तरह के ऐसे एक्ट को जो इस राइट को वापस ले। तो ऐसा ही पहले ओबामा ने करने की कोशिश की थी। ओबामा जो यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने भी काफी कोशिश करी कि जो सेकंड अमेंडमेंट वाला राइट है ये वापस ले लिया जाए सिटीजन से, लेकिन हो नहीं पाया। अल्टीमेटली उनको एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना पड़ा। अब बाइडेन के पास भी यही एक लौता चारा है कि वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू इस राइट को अभी के लिए तो खत्म कर दें कम से कम। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। आई होप आपको ये पूरी ट्रेजेडी जो है वो समझ आई होगी। आगे बात करते हैं, द मंकी पॉक्स वायरस ओरिजिन्स एंड आउटब्रेक्स। तो देखो मंकी पॉक्स वायरस क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ करता था ना पहले, आपने देखा होगा बचपन में स्मॉल पॉक्स बहुत होता था इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स में क्या होता था, ब्लिस्टर्स हो जाते थे पूरे शरीर पे, वैसे ही मंकी पॉक्स में हो रहा है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स में देखो इंटेंस हेडेक होता है, स्वोलन लिम्फ नोड्स आपको देखने को मिलेंगे, फीवर होता है, बैक एक होता है, चिल्स होते हैं, एग्जॉशन होता है, मसल एक होता है और साथ में रैशेस। इस तरह से ब्लिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं पूरी बॉडी में। और ये जो पूरी इलनेस है लगभग 2 से 3 वीक्स तक चलती है। ठीक है, अब जो ये मंकी पॉक्स है ये माना जा रहा है कि रिजर्वायर इसके रोडेंट्स है। ठीक है, जो रोडेंट्स होते हैं ना, रैट्स वगैरह, वो इसके प्राइमरी रिजर्वायर है। अब इसमें अगर ये रोडेंट्स आपको स्क्रैच कर दें, बाइट कर दें या फिर आप बुश मीट कंज्यूम कर लो तो यहाँ पे आपको ये वायरस हो सकता है। ठीक है, इसके होस्ट मंकीज माने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि मंकीज के थ्रू ही ये स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए इसको मंकी पॉक्स कहा जा रहा है। अब यहाँ पे ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होगा उसी से ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, अब देखो इसका मैं पिक्चर दिखाती हूँ। इस तरह की पिक्चर आपको देखने को मिलती है इन द मंकी पॉक्स वायरस। ओके, अब देखो यहाँ पे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में कुछ चीजें बताई गई है। ये मंकी पॉक्स वायरस वैसे अफ्रीका की कंट्रीज में एंडेमिक है, लेकिन देखा जा रहा है दूसरी 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे ये एंडेमिक है नहीं, लेकिन फिर भी मंकी पॉक्स का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। इसी में कुछ यूके जैसी कंट्रीज हैं, स्पेन है, यूके है, स्पेन है, पोर्तुगल है, ये सब कंट्रीज में बहुत ज्यादा फैला हुआ है ये मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस है क्या। तो देखो ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस, ये पॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता हुआ वायरस है। 1958 में पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था। पहला ह्यूमन केस 1970 में आया था कोंगो में। ठीक है, डीआर कोंगो में। वहां से ये धीरे धीरे फैलने लगा और पूरे अफ्रीका को इसने घेर लिया था। ठीक है, जैसे ही स्मॉल पॉक्स एलिमिनेट हुआ वैसे ही मंकी पॉक्स उसके बाद डोमिनेंट पॉक्स वायरस बन गया है। ठीक है, तो आज की डेट में हमारे देश में स्मॉल पॉक्स जो है पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है और मैक्सिमम ऑफ द वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स एलिमिनेट हो चुका है। अब मंकी पॉक्स जो है वो डोमिनेंट हो गया है और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये जो है धीरे धीरे ज्यादा वाइड एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है, लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा फैल नहीं रहा है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 21 दिन का होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका में ये आउटब्रेक हुआ था पहले। अब जो है ये यूके वगैरह जैसी कंट्रीज है वहां पे देखा जा रहा है। अब ये वायरस जो है इसके साथ एक स्पेशलिटी है, जैसे SARS-CoV-2 आया था। ठीक है, जो कोविड वाला आया था SARS-CoV-2, ये आरएनए वायरस था, लेकिन जो मंकी पॉक्स है ये डीएनए वायरस है। अब अगर कोई वायरस डीएनए वायरस होता है तो उसमें म्यूटेशन ज्यादा नहीं होते। ठीक है, इसलिए उसमें ज्यादा जीनोमिक सर्विलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है और आप कर भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इतने म्यूटेशन ही नहीं हो रहे। अब क्योंकि म्यूटेशन इतने जीनोमिक म्यूटेशन नहीं हो रहे, इसीलिए आप उसको सर्विलेंस नहीं कर सकते और इसीलिए आप उसके बारे में ज्यादा ट्रांसमिशन के बारे में पता भी नहीं लगा सकते। ठीक है, SARS-CoV-2 में हम इसलिए इजीली पता लगा पा रहे थे क्योंकि उसमें आरएनए बेस्ड वायरस था और आरएनए बेस्ड वायरस में म्यूटेशन ज्यादा होते हैं, यानी कि जीन
जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा सर्विलेंस हम रख सकते थे, इसमें ज्यादा सर्विलेंस रख नहीं सकते। अब इसके दो तरीके हैं, दो क्लेड्स हैं इस वायरस के। एक है कॉन्गो वायरस, ठीक है, जो ज्यादा ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, इसका वायरल रेट जो है वो ज्यादा है। दूसरा है वेस्ट अफ्रीकन क्लेड, ठीक है, ये कंपैरेटिवली कम ट्रांसमिट होता है, कम फैटल है। ओके, क्या इसके लिए कोई वायरस है, कोई वैक्सीन है हमारे पास? तो देखो इसके बारे में एक अच्छी चीज ये है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में कि एक तो हम इसके वायरस के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ट्रांसमिशन पैटर्न कैसा है, ठीक है। और इसके लिए हमने काफी इफेक्टिव वेज भी निकाले हैं सो दैट हम इस वायरस के स्प्रेड को रोक सकें, और इसके लिए हमने एक वैक्सीन भी तैयार करी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है या वैक्सीनिया वैक्सीन है, ये प्रोवाइड करती है इस तरह के जो प्रोटेक्शन है, इस वायरस के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है उसको, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास कई सारे वेज है इस आउटब्रेक को रोकने के लिए, जैसे कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, वैक्सीन की मदद लें। इसके साथ साथ हमको यहाँ पे जरूरत है कि हम जो पावर्टी है उसको खत्म करें, जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है ना पावर्टी रिडन एरियाज में, उसको खत्म करें। तो नॉलेज फैलाना, एक्सपीरियंस फैलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये सब भी काम करने पड़ेंगे हमको आउटब्रेक को रोकने के लिए। ओके, अब देखो आगे बात करते हैं। WHO seeks India's help to test monkeypox cases। तो monkeypox है क्या ये तो हमने समझ लिया, लेकिन WHO चाह रहा है कि इंडिया ने काफी अच्छा नेटवर्क डेवलप कर लिया था डायग्नोस्टिक के लिए फॉर द कोविड वायरस, ठीक है। कोविड का पता लगाने के लिए हमारे पास अच्छा खासा नेटवर्क है। WHO चाह रहा है कि हम इस नेटवर्क को एक्सपांड करें दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे monkeypox वायरस फैल रहा है, और इस नेटवर्क के थ्रू monkeypox वायरस का प्रॉपर सर्विलियंस हो सके और इसको, इस आउटब्रेक को जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे रोक सके, खत्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे WHO ने मदद मांगी है ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से, ठीक है। और ये कहा है कि स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में अगर ये वायरस आ जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, बहुत तेजी से ये स्प्रेड होगा, और आपकी हमको मदद चाहिए इसको कंटेन करने के लिए, इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये पहली बार नहीं है जहाँ पे इंडिया मदद कर रहा है ऐसे किसी केस में। कोविड के टाइम पे भी हमने अपने डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है, लैब्स है, इनको हमने दूसरी कंट्रीज तक भी स्प्रेड किया हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आर्टिकल 142 के बारे में, उसके बारे में कमेंट जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। ओके, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।